गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अकाउंटिंग इक्वेशन का डिस्कशन कल वाली क्लास से हमने स्टार्ट किया था। कल वाली क्लास में बेसिकली हमने ये देखा कि अकाउंटिंग इक्वेशन हमको प्रूफ कैसे करनी है। हर ट्रांजैक्शन के बाद एक न्यू इक्वेशन हमको बनानी है और वो न्यू इक्वेशन टैली होनी चाहिए, मतलब जितना टोटल असेट साइड का है उतना ही टोटल लायबिलिटी साइड का भी होना चाहिए। सिर्फ फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बाद ही हम न्यू इक्वेशन शो नहीं करते हैं, क्योंकि पहला ट्रांजैक्शन है उससे जस्ट पहले बैलेंस जीरो रहा होगा, तो ऐसे केस में फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वो अपने आप में इक्वेशन जैसा ही है। डायरेक्ट दिखता है कि कैश 10,000 रुपए है, कैपिटल भी 10,000 रुपए है, या फिर कैश 1 लाख रुपए है और कैपिटल भी 1 लाख रुपए है, क्योंकि पहला ट्रांजैक्शन हमेशा यही होता है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो हमने कल फॉर्मेट की बात नहीं की थी। आज वाली क्लास में हम दो अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के, तो जो बेसिक डिस्कशन है हमारा वो और स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के कल बहुत बेसिक से क्वेश्चंस देखे थे। आज क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे हैं, ट्रांजैक्शंस थोड़े से टेक्निकल हैं, तो अब चूंकि आगे बढ़ना है तो ऐसे केस में धीरे धीरे लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा और फॉर्मेट को भी समझना है। तो दो क्वेश्चंस मैंने आपको फॉरवर्ड तो कर ही दिए हैं, आप फॉर्मेट में यहाँ पे बना लेता हूं, आप भी बना लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अब देखिए ये फॉर्मेट आपके सामने है, आई होप ये फॉर्मेट आपने नोट कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। लिखा हुआ है शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। अब यहाँ पे शो द अकाउंटिंग इक्वेशन लिखा हो, प्रूव द अकाउंटिंग इक्वेशन लिखा हो, डेवलप एन अकाउंटिंग इक्वेशन लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, हमको तो ऐसा ही फॉर्मेट बनाना है और फिर हर ट्रांजैक्शन के बाद एक न्यू इक्वेशन बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹80,000 एंड बैंक ₹60,000। तो बिजनेस जो स्टार्ट हुआ है कैश और बैंक से स्टार्ट हुआ है। ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट यहां लिखेंगे, बिजनेस स्टार्टेड, और बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, पर्टिकुलर्स का कॉलम जो है वो छोटा ही बनाना है, अदरवाइज आपका जो फॉर्मेट है उसमें असेट्स और लायबिलिटीज के लिए जगह नहीं बचेगी। असेट्स के लिए सबसे ज्यादा जगह होनी चाहिए, लायबिलिटीज के लिए उससे थोड़ी कम, और पर्टिकुलर्स का कॉलम बिल्कुल छोटा होना चाहिए। कोई अमाउंट नहीं लिखना है, सिर्फ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखना है। अब देखिए बिजनेस स्टार्ट हुआ तो असेट्स के नाम पे कैश बैलेंस भी बढ़ गया और बैंक बैलेंस भी बढ़ गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस में हम आगे बढ़ते जाएंगे ये नंबर ऑफ असेट्स जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे, लेकिन फिलहाल केवल दो हैं, क्योंकि बिजनेस दो असेट से स्टार्ट हुआ है। कैश बैलेंस 80,000 रुपए, बैंक बैलेंस 60,000 रुपए, 80,000 प्लस 60,000। अब अगर 80 और 60,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो बिजनेस की कैपिटल कितनी मानी जाएगी? जर्नल एंट्री सोचें अगर तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये जर्नल एंट्री होती है। तो कैपिटल नाम की लायबिलिटी जो है वो पूरे 1,40,000 रुपए से बढ़ जाएगी। यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1,40,000। और जो पहला ट्रांजैक्शन होता है उसके बाद कोई न्यू इक्वेशन शो नहीं करनी होती है, क्योंकि पहले ट्रांजैक्शन से पहले तो हम जीरो पे थे, तो ये ही अपने आप में न्यू इक्वेशन है। 80 + 60 = 140, तो यहाँ पे न्यू इक्वेशन अलग से शो नहीं करनी है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। लिखा हुआ है मशीन परचेस्ड फॉर ₹30,000 थ्रू चेक। ट्रांजैक्शन में सिर्फ इतना लिखेंगे, मशीन परचेस्ड। अब चेक से खरीदी है, कैश में खरीदी है कि क्रेडिट पे खरीदी है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब आप इसको नरेशन से भी छोटा लिखेंगे। हमने नरेशन लिखना सीखा था जर्नल एंट्रीज में, लास्ट में नरेशन लिखा करते थे। यहाँ पे जब आप पर्टिकुलर्स में ट्रांजैक्शन लिखेंगे तो बिल्कुल ब्रीफ में लिखेंगे। और मशीन खरीदी गई है 30,000 रुपए की। एंट्री सोचते हैं क्या होगी? मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन एक असेट है, असेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट मतलब एक और असेट कम हो गया, तो देखा जाए तो लायबिलिटी साइड तो इसका कोई इफेक्ट होगा ही नहीं, जो होगा असेट साइड ही होगा। बैंक से बैलेंस कम हो जाएगा, मशीन नाम का एक और असेट आ जाएगा, यहां ऐड कर देंगे मशीन, और बैंक से अमाउंट माइनस कर देंगे 30,000, और यहां मशीन में ऐड कर देंगे 30,000। कैश में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कैपिटल पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए कुल मिला के सेकेंड ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हो गया।
जब हमने ट्रांजैक्शन लिखा तो ट्रांजैक्शन का किस असेट पे इफेक्ट हुआ वो हमने शो कर दिया, प्लस में या माइनस में। अब जब ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब हमको एक न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन शो करनी पड़ेगी। ये प्रूव करना पड़ेगा कि असेट्स और लायबिलिटीज दोनों बराबर चल रहे हैं। तो अब देखिए यहां पे कैश जो आएगा 80,000 रुपए, बैंक बैलेंस 60,000 रुपए का स्टार्टिंग में था, 30,000 रुपए की मशीन खरीदी तो यहां पे बैलेंस बचा 30,000 रुपए, और मशीन भी अपने आप में एक असेट है। कुल मिला के अब हमारे पास 3 असेट्स हैं और लायबिलिटी साइड केवल एक लायबिलिटी है, कैपिटल। इसको बोलेंगे हम न्यू इक्वेशन। इस तरह से हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको न्यू इक्वेशन शो करनी है और सिर्फ इतना ही काम है अकाउंटिंग इक्वेशन में। अब होगा ये कि ट्रांजैक्शंस धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, डिफिकल्ट होते जाएंगे। इसके अलावा नया कुछ नहीं सीखना है इस चैप्टर में। लॉजिक देखा जाए तो वो ही है, डेबिट क्रेडिट वाला ही। बस ये था कि वहां पे जर्नल एंट्रीज पास कर रहे थे, यहाँ पे हम उसको अकाउंटिंग इक्वेशन की तरह शो कर रहे हैं। तो दूसरा ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। और जो मैं बोल रहा था कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन नहीं शो करते हैं, तो ये भी चीज आपको समझ में आ रही होगी कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बाद हमने सीधा सेकेंड ट्रांजैक्शन लिखा, अब न्यू इक्वेशन, फिर थर्ड ट्रांजैक्शन, फिर न्यू इक्वेशन, फिर फोर्थ ट्रांजैक्शन, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब अब हर ट्रांजैक्शन के बाद हमको न्यू इक्वेशन शो करनी पड़ेगी। सिर्फ फर्स्ट ट्रांजैक्शन ऐसा होता है जिसके बाद अलग से कोई न्यू इक्वेशन शो नहीं करते हैं। चलिए थर्ड ट्रांजैक्शन पे आ जाते हैं। लिखा हुआ है गुड्स परचेस्ड ₹24,000 ऑफ विच 50% पेमेंट डन इन कैश। हमने गुड्स खरीदे हैं 24,000 रुपए के, उसमें से 50% पेमेंट हमने कैश में कर दिया है और बाकी पेमेंट हमने नहीं किया है, बाकी पेमेंट ड्यू है। तो अगर बाकी पेमेंट ड्यू है तो वो लायबिलिटी है, क्योंकि हमने गुड्स क्रेडिट पे खरीदे हैं। तो अलग से यहाँ पे लायबिलिटी साइड एक हेड क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रांजैक्शन लिखते हैं, गुड्स परचेस्ड, थर्ड ट्रांजैक्शन, सिर्फ इतना लिखा हमने कि हमने गुड्स खरीदे हैं। अब देखिए मैंने कल आपको समझाया था कि जो ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक है वो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। गुड्स जब खरीद रहे हैं तो उसे स्टॉक की तरह ट्रीट कर रहे हैं, असेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन जब हम जर्नल एंट्रीज पास करते थे तो हम परचेज अकाउंट डेबिट करते थे, एक्सपेंस बढ़ गया इस लॉजिक से। तो ये डिफरेंस जो है आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हर ट्रांजैक्शन अपने आप में लास्ट ट्रांजैक्शन हमको मानना है, ताकि हम उसके बाद एक न्यू इक्वेशन प्रूव कर सके, न्यू इक्वेशन शो कर सके। तो यहाँ पे गुड्स नाम का अलग से असेट क्रिएट करना पड़ेगा जिसको स्टॉक बोलेंगे। मशीन के बाद यहां आ जाएगा स्टॉक। और देखिए गुड्स कितने के खरीदे गए हैं, पेमेंट कितना किया है उतना अमाउंट कैश से माइनस होगा, गुड्स जितने के खरीदे गए हैं उतना अमाउंट स्टॉक में प्लस होगा। तो एक एक आइटम के लिए इंडिविजुअली सोचना है हमको। जर्नल एंट्री भी सोच सकते हैं और इंडिविजुअली अगर एक एक आइटम के बारे में सोचेंगे तो भी हमको सही आंसर मिल जाएगा। स्टॉक में 24,000 रुपए ऐड किए जाएंगे, क्योंकि हमने पेमेंट चाहे कितना भी किया हो लेकिन गुड्स तो हमने 24,000 के ही खरीदे हैं। लिखा हुआ है आधा पेमेंट हमने कैश में किया है, तो बैंक से नहीं किया है, मशीन में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आधा पेमेंट मतलब 80,000 का आधा किया होगा कि 24,000 का आधा किया होगा, सोच के देखिएगा। ये कैश का बैलेंस है, कैश के बैलेंस का हाफ नहीं करना है। कई बार अकाउंटिंग इक्वेशन में बैलेंस का हाफ भी करना पड़ता है। लिखा होता है कि जितने भी गुड्स थे उसके 50% गुड्स बेच दिए गए, तो ऐसे केस में 24,000 रुपए के गुड्स थे। ये बैलेंस देख के ही समझ में आएगा ना। तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन डिपेंड करेगा क्या लिखा हुआ है। फिलहाल लिखा हुआ है 24,000 रुपए के गुड्स खरीदे हैं और 50% पेमेंट कैश में किया है, मतलब इस 24,000 का 50% करेंगे 12,000 रुपए। कैश में से ये अमाउंट माइनस कर दिया जाएगा। अब कैश में से 12,000 माइनस किए, 24,000 स्टॉक में ऐड किए, तो भी ये अकाउंटिंग इक्वेशन टैली नहीं होगी, क्योंकि ट्रांजैक्शन पूरी तरह से रिकॉर्ड नहीं हुआ है। यहाँ पे 24,000 रुपए के बदले में 12,000 का पेमेंट हुआ, लेकिन जो 12,000 रुपए का पेमेंट नहीं हुआ वो हमारे लिए एक लायबिलिटी है, और उस लायबिलिटी का नाम तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। यहाँ पे हम उसका हेड लिखेंगे क्रेडिटर्स।
जब भी गुड्स क्रेडिट पे खरीदे जाते हैं तो उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स, ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हम जब जर्नल एंट्रीज पास करते हैं तो हम इंपॉर्टेंस देते हैं नाम को। वहां पे नाम को इसीलिए इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक बता रहा हूं, ये बात समझ में आ जाएगी तो अकाउंटिंग इक्वेशन का अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या रोल है ये बात भी समझ में आने लगेगी। देखिए, जब हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ट्रांजैक्शन में नाम गिवन हो ताकि वो नाम हम लिख सकें, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रहा है। जैसे अगर यहाँ पे लिखा होता कि गुड्स खरीदे हमने मोहन से, तो गुड्स खरीदे अगर मोहन से क्रेडिट पे खरीदे होंगे या थोड़ा बहुत पेमेंट कर दिया, जैसे 12,000 रुपए का पेमेंट कर दिया, बाकी 12,000 रुपए का पेमेंट नहीं किया है, तो हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं तो टू मोहन लिखते हैं, टू क्रेडिटर्स कभी नहीं लिखते हैं। टू क्रेडिटर्स केवल तब लिखते हैं जब मोहन का नाम गिवन नहीं होता है। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन में हम कभी भी यहाँ पे मोहन सोहन लिखेंगे ही नहीं, भले ट्रांजैक्शन में गिवन भी हो उसका नाम, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन में कभी भी नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वहां पे क्यों नाम लिखते हैं और यहाँ पे कभी भी नाम नहीं लिखते हैं और सिर्फ कैटेगरी लिखते हैं, तो ऐसा क्यों है इसका लॉजिक समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, जो ये अकाउंटिंग इक्वेशन हम शो कर रहे हैं ये अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है। हमको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस पर्सन का नाम चाहिए ताकि हमारे पास उसका नाम हो, उसका सेटलमेंट करना है ये हमको पता हो। और ये अकाउंटिंग इक्वेशन चूंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट ही नहीं है, तो ऐसे केस में इसमें नाम लिख के क्या फर्क पड़ जाएगा, ये तो हमारी मेन अकाउंटिंग का पार्ट है ही नहीं, ये तो सिर्फ हम एकेडमिकली सीख रहे हैं क्लास 11th में, इसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन का कभी जिक्र भी नहीं होगा। तो ऐसे केस में यहाँ पे जो हम सीख रहे हैं वो हमारी मेन अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल नाम से हमको कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ कैटेगरी से मतलब होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मोहन लिखा होता तो भी हम क्रेडिटर्स ही लिखते, कभी भी मोहन नहीं लिखते। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए, 12,000 यहां से माइनस किए, 24,000 रुपए के गुड्स खरीदे। अब कैपिटल में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि गुड्स खरीदना एक्सपेंस नहीं है, गुड्स खरीदना यहाँ पे असेट है। यहाँ पे क्रेडिटर्स में 12,000 रुपए के क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, पहले जीरो अमाउंट था अब बढ़ के 12,000 हो जाएगा। खैर, बढ़ के 12,000 होगा ये तो बाद में पता चलेगा, फिलहाल हमको यहाँ पे प्लस 12,000 शो करना है। अब फिर से न्यू इक्वेशन, देखिए कैश का अमाउंट आ जाएगा अब 68,000, 12,000 रुपए का पेमेंट गुड्स के लिए किया तो 68,000 का बैलेंस बचा, 30,000 रुपए का बैंक बैलेंस बचा, देन मशीन 30,000 और अब हमारे पास स्टॉक भी है 24,000 रुपए का। तो कुल मिला के 4 असेट्स हमारे पास है। लायबिलिटीज के नाम पे कैपिटल नाम की परमानेंट लायबिलिटी है और क्रेडिटर्स नाम की आउटसाइड लायबिलिटी है जिसका सेटलमेंट बहुत जल्द हो जाएगा। अब कुल मिला के कैपिटल में अभी तक कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है क्योंकि जितने भी ट्रांजैक्शंस हमने देखे हैं उनमें ना तो हमको कोई इनकम हुई है ना ही कोई एक्सपेंस हुआ है। तो ये न्यू इक्वेशन हमने शो कर दी। अब ट्रांजैक्शन नंबर 4 पे आते हैं, लिखा हुआ है सैलरी पेड टू एम्प्लॉय ₹4,000। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे न्यू इक्वेशन, अब फोर्थ ट्रांजैक्शन सिर्फ लिखेंगे सैलरी पेड, क्योंकि सैलरी पे कर रहे हैं तो एम्प्लॉय को ही कर रहे होंगे, तो इसीलिए सैलरी पेड टू एम्प्लॉय भी लिखने की जरूरत नहीं है। और सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं तो ये अपने आप में खर्चा है, नहीं लिखा हुआ है कि चेक से किया है या फिर कैश में किया है, तो मान लिया जाएगा कि कैश में किया है। 4,000 रुपए का कैश पेमेंट करेंगे और चूंकि ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस और इनकम्स का क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन में कल हम डिटेल में इसको समझ चुके हैं। यहाँ पे असेट्स, यहाँ पे लायबिलिटीज, दो पिलर्स तो दिख रहे हैं, दो पिलर्स गायब हैं, एक्सपेंस नहीं है, इनकम नहीं है। एक्सपेंस और इनकम जो है वो कैपिटल में ही एडजस्ट होते चले जाएंगे। तो इस 4,000 रुपए को, इससे असेट कम हो रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है। एक्सपेंस बढ़ रहा है मतलब हमारे लिए लॉस है, तो हमारा कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा। ये सैलरी पेड का कंप्लीट ट्रीटमेंट हो गया। बैंक में कोई इफेक्ट नहीं होगा, मशीन में भी नहीं, स्टॉक में भी नहीं, और ना ही क्रेडिटर्स पे कोई फर्क पड़ेगा। ये ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब फिर से एक न्यू इक्वेशन,
कैश का बैलेंस हो जाएगा 64,000, बैंक बैलेंस 30,000, 30,000 मशीन का भी बैलेंस है और स्टॉक का अमाउंट है 24,000 रुपए। यहां पे कैपिटल बैलेंस आ जाएगा 1,36,000 रुपए और क्रेडिटर्स का 12,000 रुपए। अब हमने हर ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन शो तो की है, लेकिन कभी भी ये चेक नहीं किया कि टैली चल रही है कि नहीं चल रही है, मतलब दोनों साइड का टोटल बराबर है या नहीं। तो 2-3 ट्रांजैक्शंस के बाद आप हमेशा चेक जरूर कीजिए, अदरवाइज हो सकता है आपसे कहीं गलती हुई है और सीधे लास्ट में जाके आप चेक कर रहे हैं और एक साइड का टोटल आ रहा है 150 और एक साइड का टोटल आ रहा है 130, तो ऐसे केस में आपको सारे ट्रांजैक्शंस चेक करने पड़ेंगे। गलती अगर यहीं पे पता चल जाएगी तो हमको सिर्फ ऊपर वाले ट्रांजैक्शंस देखने पड़ेंगे और फिर आगे के ट्रांजैक्शंस में हम ध्यान रखेंगे कि कोई गलती ना हो। अब टोटल चेक कर लेते हैं एक बार। 64 प्लस 30 94, 94 प्लस 30 124, 148, 136 प्लस 12 148। कुछ स्कूल्स में क्या करवाया जा रहा है, असेट्स के लास्ट में एक टोटल का कॉलम बनवाते हैं, लायबिलिटीज के लास्ट में एक टोटल का कॉलम बनवाते हैं ताकि टोटल भी शो होता रहे। तो अगर आपके स्कूल में ऐसा करवाया गया है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम ये फॉर्मेट फॉलो करेंगे। इसमें टोटल का कॉलम नहीं है, हम हर 2-3 ट्रांजैक्शंस के बाद अलग से टोटल चेक कर लेते हैं। अब फिफ्थ, अच्छा एक और खास बात कि यहाँ पे फॉर्मेट अलग अलग क्यों है, टोटल का कॉलम हम नहीं बना रहे हैं, स्कूल में बनवाया जाता है। तो देखिए मैंने बोला ना, ये अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट ही नहीं है, ये सिर्फ सीखने के लिए है, सिर्फ स्कूल्स में सिखाया जाता है, अदरवाइज प्रैक्टिकली अकाउंटिंग इक्वेशन कभी काम नहीं आएगा। तो फिर ऐसे केस में इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसे हो सकता है? हम अपने हिसाब से थोड़ा बहुत फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फोर्थ ट्रांजैक्शन के बाद फिफ्थ ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। फिफ्थ ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% इन कैश। फिफ्थ ट्रांजैक्शन, गुड्स सोल्ड इन कैश भी लिख सकते हैं, सिंपली गुड्स सोल्ड भी लिख सकते हैं। कितने रुपए के गुड्स बेचे गए हैं और कितने रुपए में बेचे गए हैं ये निकालना पड़ेगा। 10,000 रुपए के गुड्स बेचे गए हैं, क्योंकि जितने के गुड्स बेचे गए हैं उतना अमाउंट स्टॉक में से माइनस होगा और जितने में बेचे गए हैं उतना अमाउंट कैश में प्लस होगा। तो यहाँ पे 10,000 रुपए के गुड्स बेचे गए हैं और लिखा हुआ है 20% प्रॉफिट पे, तो यहाँ पे प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। 10,000 रुपए का 20% करेंगे तो ये आ गया 2,000 रुपए। मतलब 10,000 रुपए के गुड्स को हमने 12,000 रुपए में बेचा है, तो हमारा कैश 12,000 रुपए से बढ़ेगा, बैंक बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मशीन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टॉक जो है वो 10,000 रुपए से कम हो जाएगा। और ये चीज मेरे ख्याल से आपको समझ में आनी चाहिए कि स्टॉक 10,000 रुपए से कम क्यों हो रहा है और कैश बैलेंस 12,000 से बढ़ क्यों रहा है। क्योंकि पैसे तो 12,000 ही आए हैं, लेकिन हमारा स्टॉक नाम का जो असेट है वो 10,000 से कम हुआ। 2,000 रुपए का इस ट्रांजैक्शन में हमको प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि जब भी गुड्स बेचेंगे तो प्रॉफिट तो होगा ही, लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम वो प्रॉफिट जो है ऐड कर देंगे, क्योंकि हर प्रॉफिट और हर लॉस जो है वो प्रोप्राइटर का है, क्रेडिटर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक और इक्वेशन बना लेते हैं। कैपिटल का अमाउंट बढ़ के हो जाएगा 1,38,000, क्रेडिटर्स का अमाउंट बढ़ के हो जाएगा 12,000 रुपए, यहां पे कैश का अमाउंट 76, देन बैंक बैलेंस 30, मशीन का बैलेंस भी 30 और स्टॉक बचा अब हमारे पास 14,000 का। यहां पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन, और अब बात करते हैं सिक्स्थ ट्रांजैक्शन की। अब देखिए यहाँ पे 14,000 रुपए का स्टॉक हमारे पास बाकी है। कई बार ट्रांजैक्शंस ऐसे लिखे होते हैं कि अब 50% ऑफ रिमेनिंग स्टॉक बेच दिया गया, तो यहाँ पे ये 14,000 काम आएगा कि 50% ऑफ रिमेनिंग स्टॉक, तो रिमेनिंग स्टॉक तो है 14,000 रुपए, इसका 50% और बेच दिया गया होगा। खैर इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिक्स्थ ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ₹3,000।
हमने पर्सनल यूज के लिए 3000 रुपए के गुड्स विड्रॉ किए हैं। अब सोच के देखिए, अगर पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या ये हमारे लिए ड्राइंग्स है क्या? ड्राइंग्स सिर्फ कैश में नहीं होती है, हम अगर गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं तो भी वो ड्राइंग्स है, तो कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोप्राइटर अमाउंट विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो उसका इफेक्ट जो है वो कैपिटल पे पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब अगर ट्रांजैक्शन में ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट कैपिटल से ही होगा पक्का। मैंने आपको बताया भी था कि कैपिटल और ड्राइंग्स ये दोनों प्रोप्राइटर के ही अकाउंट हैं। कैपिटल उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया है और ड्राइंग्स जो पैसा उसने विड्रॉ किया है, तो फाइनली जब हम शो करते हैं तो दोनों का नेट बैलेंस शो करते हैं। यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं। हमको मालूम है कि ये 3000 रुपए की ड्राइंग्स है, लेकिन ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट होगा हमेशा कैपिटल से ही, क्योंकि हम ड्राइंग्स को अलग से असेट शो नहीं कर सकते कि कैपिटल का पैसा प्रोप्राइटर को देना है, ड्राइंग्स का पैसा प्रोप्राइटर से लेना है, कुल मिला के जो भी लेन देन है उसका नेट बैलेंस शो करना है, तो हम ड्राइंग्स को हमेशा कैपिटल से ही माइनस करेंगे। 1,38,000 हमें प्रोप्राइटर को देने हैं क्योंकि उसका पैसा बिजनेस में इन्वेस्टेड है। 3000 रुपए की ड्राइंग्स हैं, ये पैसा उसने विड्रॉ कर लिया तो ये कैपिटल से माइनस कर दिया जाएगा। लेकिन इसका एक इफेक्ट हुआ ये। दूसरा इफेक्ट क्या होगा? दूसरा इफेक्ट ये होगा कि हमारे गुड्स भी चले गए, तो यहां से 3000 रुपए का स्टॉक भी कम हो जाएगा। कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैंक पे भी नहीं, मशीन पे भी नहीं, और ना ही क्रेडिटर्स पे। ट्रांजैक्शन लिखेंगे, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ट्रांजैक्शन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। और देखिए, जो भी नए ट्रांजैक्शंस आपको दिखें उनका ट्रीटमेंट आपको समझ में आना चाहिए। जर्नल एंट्रीज तो हमने बहुत डिटेल में देखे हैं, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूफ करते समय क्या इफेक्ट हो रहा है ये ध्यान से देखिएगा। जर्नल एंट्रीज भी सोच के इफेक्ट निकाला जा सकता है, लेकिन फिर भी कई बार जर्नल एंट्री समझ में आ जाती है, इफेक्ट समझ में नहीं आता। इसके लिए बहुत प्रॉपरली समझना जरूरी है। यहाँ पे फिर से एक न्यू इक्वेशन बनाएंगे। कैश 76,000, then बैंक बैलेंस 30,000, मशीन 30,000, स्टॉक 14,000 रुपए का था, 3,000 रुपए के गुड्स विड्रॉ हो गए तो बाकी 11,000 रुपए का स्टॉक बचा। कैपिटल बैलेंस 1,35,000 और क्रेडिटर्स का बैलेंस 12,000 रुपए। 6 ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। 7th ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। अच्छा, ये जो ट्रांजैक्शन का नंबर लिखा जा रहा है उसके लिए आप अलग से सीरियल नंबर का भी कॉलम बना सकते हैं। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, असेट्स और लायबिलिटीज, इस तरह से भी शो किया जा सकता है। यहाँ पे 7th ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है, रेंट रिसीव्ड ₹2,000 थ्रू चेक। 2,000 रुपए मिले हैं चेक के थ्रू, तो यहाँ पे लिखेंगे रेंट रिसीव्ड। 2,000 रुपए का अमाउंट चेक के थ्रू मिला है, तो यहाँ पे बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा 2,000 रुपए से। कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मशीन के बैलेंस पे भी नहीं, स्टॉक पे भी नहीं। यहाँ पे सीधे सीधे जो 2,000 रुपए मिले हैं ये हमारे लिए इनकम है, तो कैपिटल में ये अमाउंट प्लस कर दिया जाएगा। क्रेडिटर्स पे कोई चेंज नहीं होगा। फिर से एक न्यू इक्वेशन हमको शो करनी पड़ेगी। यहां लिखेंगे न्यू इक्वेशन, कैश का अमाउंट 76,000 है। देखिए, जो भी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट है वो न्यू इक्वेशन में एडजस्ट किया जा रहा है, ये बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी। तो ओरिजिनल कैश कितना था उससे कोई मतलब नहीं है, 76 + 0 = 76। यहाँ पे 30,000 और 2,000 रुपए अब रेंट मिला। बैंक बैलेंस हो गया 32,000 रुपए, मशीन का बैलेंस 30,000 रुपए और स्टॉक का बैलेंस 11,000 रुपए। कुल मिला के ये 4 असेट्स हैं और कैपिटल नाम की लायबिलिटी बढ़ के हो गई 1,37,000 रुपए और क्रेडिटर्स का बैलेंस बढ़ के हो गया 12,000 रुपए। तो इस तरह से सारे असेट्स और सारी लायबिलिटीज न्यू इक्वेशन में शो कर दी।
अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। लिखा हुआ है गुड्स कॉस्टिंग ₹6,000 सोल्ड फॉर ₹7,000 टू मोहन। यहाँ पे 6,000 रुपए के गुड्स को हमने 7,000 रुपए में बेचा है और मोहन को बेचा है। तो मोहन को बेचा है तो ये क्रेडिट सेल है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं। और जब भी ऐसा होता है तो हम हमेशा यही एज्यूम करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन है अगर, तो यहाँ पे क्या मोहन का नाम लिखेंगे? क्या अकाउंटिंग इक्वेशन में कभी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सीधे कैटेगरी लिखेंगे। अगर मोहन को हमने गुड्स बेचे हैं तो मोहन हमारा कस्टमर है, मोहन हमारा कस्टमर है तो अकाउंट्स में उसको बोला जाता है डेटर्स। तो यहां लिखा हमने डेटर्स। अब देखिए कितने के गुड्स बेचे गए हैं, यहां लिख लेते हैं सबसे पहले ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन नंबर 8, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब अगर क्रेडिट में गुड्स बेचे गए हैं तो कैश में तो कुछ आएगा नहीं, बैंक में भी कुछ नहीं आएगा, मशीन का बैलेंस भी चेंज नहीं होगा, लेकिन स्टॉक का बैलेंस जरूर चेंज होगा। 6,000 रुपए के गुड्स बेचे गए हैं 7,000 रुपए में, 6,000 रुपए के 6,000 रुपए से स्टॉक कम हो जाएगा और डेटर्स का जो बैलेंस है वो 7,000 रुपए से बढ़ जाएगा। 1,000 रुपए का इस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट है, वो 1,000 रुपए हम कैपिटल में प्लस कर देंगे। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं होगा। तो कुल मिला के अब एक और न्यू इक्वेशन चेक कर लेते हैं कि टोटल सही है कि नहीं है, क्योंकि लास्ट इक्वेशन है, इसके बाद और कोई ट्रांजैक्शन है नहीं। 8th ट्रांजैक्शन लास्ट ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे न्यू इक्वेशन लिख देते हैं। कैश का बैलेंस 76,000, देन बैंक बैलेंस 32,000, मशीन का बैलेंस 30,000, स्टॉक 11,000 था जिसमें से 6,000 का स्टॉक और बेच दिया, बचा 5,000 रुपए का स्टॉक और डेटर्स है 7,000 रुपए के। अब इनका टोटल भी लगा लेते हैं, पर पहले यहाँ पे कैपिटल 1,38,000 और क्रेडिटर्स का बैलेंस 12,000 रुपए। तो यहाँ का टोटल आ रहा है 1,50,000। असेट साइड का टोटल भी 150 आना चाहिए। 76 प्लस 32 1,08,000, 138, 143, 1,50,000। इनका टोटल आप चाहे तो लास्ट में शो करें या फिर अलग से यहाँ पे 150 150 दोनों साइड लिख लें, लेकिन आपको फाइनल इक्वेशन जो है, फाइनल इक्वेशन मतलब लास्ट इक्वेशन, उसका टोटल जरूर शो करना है कि इक्वेशन टैली है। इतने ट्रांजैक्शंस के बाद भी इक्वेशन टैली है, मतलब कि हमेशा असेट्स और लायबिलिटीज बराबर रहते हैं। उसके बाद आप चाहे तो फॉर्मेट को क्लोज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चंस में जो भी है ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रांजैक्शंस के अलावा कुछ है नहीं। तो ऐसे केस में ट्रांजैक्शन का इफेक्ट जर्नल एंट्री के एंगल से सोचे या डायरेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन में अगर आपको बात समझ में आ रही है कि कौन सा असेट कम हुआ, कौन सी लायबिलिटी बढ़ गई, तो डायरेक्ट इफेक्ट देते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। हर ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन हमको शो करनी है, बस ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन को क्विकली देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, मतलब बिल्कुल वैसे ही अकाउंटिंग इक्वेशन हर ट्रांजैक्शन के बाद हमको प्रूव करनी है। पहला ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख। 1 लाख रुपए से बिजनेस की शुरुआत हुई है। तो यहाँ पे कैश साइड, सॉरी असेट साइड, कैश नाम का असेट क्रिएट हो जाएगा। यहां लिखेंगे फर्स्ट ट्रांजैक्शन बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, या सिंपली बिजनेस स्टार्टेड भी लिख सकते हैं। 1 लाख रुपए कैश बैलेंस बढ़ जाएगा और लायबिलिटी साइड परमानेंट लायबिलिटी कैपिटल, यहां पे भी 1 लाख रुपए से अमाउंट बढ़ जाएगा। फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले तो अमाउंट्स जीरो थे, सीधा 1 लाख रुपए का असेट है और 1 लाख रुपए की लायबिलिटी क्लियरली दिख रहा है। तो सेकंड ट्रांजैक्शन पे डायरेक्ट आ जाते हैं। लिखा हुआ है कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ₹32,000।
32,000 रुपए का कैश बैंक में जमा करवाया है। सेकेंड ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। यहां एक अलग से असेट क्रिएट हो जाएगा बैंक। अब अगर कैश बैंक में जमा करवाया है तो कैपिटल में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे लायबिलिटी जैसा कुछ नहीं है, इनकम जैसा कुछ नहीं है, एक्सपेंस जैसा कुछ नहीं है। एक असेट कम हो गया, दूसरा असेट बढ़ गया, तो कैश नाम का असेट कम हो जाएगा 32,000 रुपए से, बैंक बैलेंस 32,000 रुपए से बढ़ जाएगा। इसके अलावा कहीं पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। दो ट्रांजैक्शंस हो गए हैं, न्यू इक्वेशन शो करनी पड़ेगी यहां पे। कैश का बैलेंस 68,000 और बैंक बैलेंस 32,000, टोटल 1 लाख रुपए है। कैपिटल साइड, कैपिटल का टोटल 1 लाख रुपए, लायबिलिटी साइड। इक्वेशन टैली है, क्लियरली दिख रहा है। फिर आगे की बात करते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन। थर्ड ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट ₹20,000। 20,000 रुपए के गुड्स खरीदे हैं, क्रेडिट पे खरीदे हैं। किससे खरीदे हैं नहीं पता है और ना ही पता करना है। यहाँ पे सीधे सीधे अलग से एक हेड क्रिएट हो जाएगा, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में अमाउंट ऐड कर देंगे 20,000। कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि गुड्स खरीदना यहाँ पे खर्चा नहीं है। यहाँ पे एक अलग से हेड क्रिएट हो जाएगा स्टॉक, और स्टॉक में 20,000 रुपए ऐड कर देंगे। चूंकि पेमेंट नहीं किया है तो कैश में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैंक में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे लिखेंगे गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। देखिए, जितना स्पेस हमारे पास अवेलेबल हो उसके हिसाब से हमें पर्टिकुलर्स में ट्रांजैक्शन लिखना चाहिए। अगर स्पेस अवेलेबल नहीं होता तो सिंपली लिख देते गुड्स परचेस्ड। हमको सिर्फ इंडिकेट करना है वहां पे, क्योंकि वैसे भी सीरियल नंबर तो लिखा ही हुआ है, तो क्वेश्चन में जो ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड होगा उसके हिसाब से ही एग्जामिनर चेक करेगा। यहाँ पे अब फिर से न्यू इक्वेशन शो करनी पड़ेगी। कैपिटल का टोटल 1 लाख रुपए, अभी तक कोई एक्सपेंस या फिर इनकम हमको नहीं दिखा है। एक अलग से लायबिलिटी आ गई 20,000 रुपए की, क्रेडिटर्स। कैश बैलेंस 68,000, बैंक बैलेंस 32,000 और स्टॉक का बैलेंस 20,000। यहां लिखेंगे न्यू इक्वेशन। अब बात करते हैं फोर्थ ट्रांजैक्शन की। देखिए, फोर्थ ट्रांजैक्शन में क्या लिखा हुआ है, गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, हाफ पेमेंट रिसीव्ड थ्रू चेक, बैलेंस ड्यू। इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। जितने भी ट्रांजैक्शंस अभी तक हमने देखे हैं सबसे ज्यादा टेक्निकल ट्रांजैक्शन है। लिखा हुआ है 12,000 रुपए के गुड्स बेचे गए हैं, फिर लिखा हुआ है 25% के प्रॉफिट में बेचे गए हैं, उसके बाद लिखा हुआ है आधा पेमेंट हमें मिला है चेक से और बाकी जो बैलेंस है वो ड्यू है। तो हाफ पेमेंट किसका करें, 12,000 रुपए का आधा करें क्या कि 6,000 रुपए मिल गए, 6,000 रुपए मिलने बाकी है। ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा हाफ करना चाहिए सेल वैल्यू का, क्योंकि हमने गुड्स बेचे हैं तो जितने पैसे लेने चाहिए थे उसका आधा किया जाएगा ना। 12,000 रुपए की तो कॉस्ट है, 12,000 रुपए के गुड्स बेचे गए हैं, कितने में बेचे गए हैं पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। मतलब 12,000 रुपए का 25% कैलकुलेट कर लेते हैं। 12,000 इंटू 25/100, 25% करेंगे तो आ जाएगा 3,000 रुपए। मतलब कि 12,000 रुपए के गुड्स को 3,000 रुपए के प्रॉफिट में बेचा गया है, 15,000 रुपए में बेचा गया है। कॉस्ट प्राइस 12,000, सेलिंग प्राइस 15,000। अब लिखा हुआ है आधा पेमेंट मिल गया है
और आधा पेमेंट नहीं मिला है, ड्यू हो चुका है। तो यहाँ पे डेटर्स नाम का एक असेट अलग से क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि राइट टू रिसीव जनरेट हो रहा है, और 50% करना पड़ेगा इस 15,000 रुपए का, 12,000 रुपए का नहीं, क्योंकि हमने गुड्स को 15,000 रुपए में बेचा है। तो सेलिंग प्राइस से मतलब होना चाहिए कि कितना अमाउंट मिला और कितना अमाउंट मिलना बाकी है। तो 15,000 का आधा 7,500 रुपए अमाउंट कैश में मिल गया होगा और 7,500 रुपए का अमाउंट मिलना बाकी है। यहां पे लिखेंगे 7,500, सॉरी कैश में नहीं मिला है, चेक से मिला है, तो बैंक में ऐड करेंगे 7,500। स्टॉक जो है वो कितना कम होगा, स्टॉक कम होगा 12,000 रुपए से। स्टॉक में से हमेशा कॉस्ट माइनस करते हैं, जितने के गुड्स हमने बेचे हैं। यहां पे एक नया हेड क्रिएट हो जाएगा, नया असेट आ जाएगा, डेटर्स। अब क्वेश्चन में चाहे नाम गिवन भी होता तो भी हमको यहाँ पे डेटर्स ही लिखना था, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में अलग से नाम नहीं लिखते हैं कभी भी। तो यहाँ पे डेटर्स में ऐड कर देंगे 7,500। 7,500 रुपए मिल चुके हैं, 7,500 रुपए नहीं मिले हैं अभी तक, राइट टू रिसीव है, असेट है। 12,000 रुपए का स्टॉक हमारा कम हो चुका है। पूरे ट्रांजैक्शन पे 3,000 रुपए का प्रॉफिट है। यहाँ पे 3,000 रुपए का प्रॉफिट ऐड कर देंगे। क्रेडिटर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैश पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां लिखेंगे गुड्स सोल्ड थ्रू चेक एंड ऑन क्रेडिट। गुड्स सोल्ड थ्रू चेक एंड ऑन क्रेडिट। इसके बाद एक न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन शो कर देंगे। कैश अमाउंट सेम रहेगा 68,000। बैंक बैलेंस जो है वो बढ़ के हो जाएगा 39,500। स्टॉक कम होके हो जाएगा 8,000 रुपए, और डेटर्स नाम का असेट जनरेट हो गया 7,500। लायबिलिटी साइड कैपिटल का अमाउंट 1,03,000 रुपए, 3,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ ट्रांजैक्शन पे, और 20,000 रुपए की लायबिलिटी है क्रेडिटर्स नाम की। 4 ट्रांजैक्शंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे टेक्निकल ट्रांजैक्शन हमने अभी डिस्कस किया। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। और अगर इसकी जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती तो किस तरह से होती वो भी समझ लीजिए। डेटर्स को डेबिट कर देते 7,500 से, फिर बैंक को भी डेबिट कर देते 7,500 से, और हमको मालूम है कि जब हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं तो कभी भी कॉस्ट प्राइस से मतलब नहीं होता। सेल वैल्यू है ट्रांजैक्शन की 15,000 रुपए, तो सीधे सीधे लिख देते 2 सेल्स 15,000। अब उसमें प्रॉफिट भी शामिल है, लेकिन प्रॉफिट अलग से रिकॉर्ड नहीं होता जर्नल एंट्रीज में। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमको प्रॉफिट सेपरेटली चाहिए होता है ताकि हम कैपिटल में एडजस्टमेंट कर सकें। अब 5th ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। लिखा हुआ है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब पिछले क्वेश्चन में गुड्स विड्रॉ किए गए थे पर्सनल यूज के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट बैंक से विड्रॉ किया गया है पर्सनल यूज के लिए। तो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया गया है तो ड्राइंग्स है, और ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट कैपिटल से ही होगा। यहाँ पे लिखेंगे 5th ट्रांजैक्शन, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज भी लिख सकते हैं आगे, और चाहे तो नहीं भी लिखें। यहाँ पे कितना अमाउंट विड्रॉ किया गया है देख लेते हैं, 2,000 रुपए। 2,000 रुपए का अमाउंट यहां से माइनस कर देंगे। बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में गुड्स विड्रॉ किए गए थे तो गुड्स कम हो गए थे, यहाँ पे बैंक बैलेंस विड्रॉ हुआ है तो बैंक बैलेंस कम हो गया। डेटर्स की पोजीशन सेम ही रहेगी। यहाँ पे कैपिटल से 2,000 रुपए माइनस कर दिए जाएंगे, और क्रेडिटर्स की जो पोजीशन है वो भी सेम ही रहेगी। अब फिर से एक न्यू इक्वेशन हमको शो करनी पड़ेगी। न्यू इक्वेशन, कैश का बैलेंस सेम रहेगा 68,000, बैंक बैलेंस 39,500 माइनस 2,000, ये हो जाएगा 37,500। स्टॉक का बैलेंस 8,000 रुपए, डेटर्स का बैलेंस 7,500,
अब यहां पे कैपिटल 1,01,000 रुपए और क्रेडिटर्स का बैलेंस 20,000 रुपए। 5 ट्रांजेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार क्विकली चेक कर लेते हैं कि अभी तक कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। अगर टोटल टैली हो जाता है मतलब कोई मिस्टेक नहीं है, और अगर टोटल टैली नहीं होता है तो एक बार चेक करना पड़ेगा कि गलती कहां हो गई है। 68 प्लस 8 76 76 और इनका टोटल 45 1,06 1,11,000 और यहाँ का टोटल आ रहा है 68 प्लस 8 76 76 प्लस 40 1,16 प्लस 5 121 और यहाँ का टोटल भी है 121। बिल्कुल ठीक चल रहा है। दोनों साइड का टोटल 1,21,000 रुपए है। चलिए अब बात करते हैं 6th ट्रांजेक्शन की। और 6th 7th और 8th ये जो 3 ट्रांजेक्शन है थोड़े से डिफिकल्ट हैं। लिखा हुआ है सैलरी ड्यू ₹8,000 बट पेड ओनली ₹6,000। 6,000 रुपए की सैलरी ड्यू हुई है, लेकिन हमने 8,000 रुपए की सैलरी ड्यू हुई है, लेकिन हमने पेमेंट किया है केवल 6,000 रुपए का। अब सोच के देखिए, यहाँ पे अगर जर्नल एंट्री पास करते तो किस तरह से होती। सैलरी अकाउंट डेबिट किया जाता पूरे 8,000 रुपए से, क्योंकि खर्चा हमारा पूरा 8,000 रुपए हो चुका है। 2,000 रुपए का पेमेंट करना बाकी है, सर्विसेज मिल चुकी हैं, तो ये अपने आप में एक लायबिलिटी है, ड्यूटी टू पे है। तो यहां पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। और यहाँ पे अगेन अगर एम्प्लॉय का नाम गिवन भी होता तो अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हैं, कभी भी एम्प्लॉय का नाम जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन में नहीं लिखते, हमेशा आउटस्टैंडिंग सैलरी ही लिखते। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी का अमाउंट कितना आएगा सोच के देखिए जरा। सैलरी का अमाउंट जितना ड्यू हुआ है और जो पे हो गया है उसको हटा देंगे, जो पे नहीं हुआ है वो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी में ऐड हो जाएगा। और पे नहीं हुए हैं 2,000 रुपए, तो 2,000 रुपए आउटस्टैंडिंग सैलरी में ऐड कर दिए। यहां पे लिखेंगे सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। अब जितना अमाउंट सैलरी का ड्यू हुआ है वो पूरा का पूरा एक्सपेंस है वो कैपिटल में से माइनस करना पड़ेगा। 8,000 रुपए माइनस करेंगे, 2,000 रुपए सैलरी ड्यू बट नॉट पेड है वो आउटस्टैंडिंग सैलरी में ऐड कर देंगे, ये एक लायबिलिटी है। और 6,000 रुपए का जो पेमेंट हमने कर दिया है वो देख लेते हैं कैश में किया है कि चेक से किया है। कैश में किया है, 6,000 रुपए का कैश कम हो जाएगा। बैंक बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे क्रेडिटर्स पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए तीनों इफेक्ट्स आपको बहुत प्रॉपरली समझ में आने चाहिए। कैश का अमाउंट 6,000 रुपए से कम हुआ क्योंकि सैलरी का पेमेंट हमने किया है 6,000 रुपए। बाकी जो पेमेंट नहीं किया है 2,000 रुपए का वो हमारी लायबिलिटी है। खर्चा पूरा 8,000 रुपए है, इसीलिए कैपिटल से पूरा 8,000 रुपए माइनस कर देंगे। अगर आप जर्नल एंट्री सोच पाएंगे तो ये बिल्कुल सिंपल लगेगा। सैलरी अकाउंट डेबिट करते थे 8,000 रुपए से, एक्सपेंस बढ़ गया तो वो एक्सपेंस कैपिटल से एडजस्ट हो गया। उसके बाद करते थे टू कैश, असेट कम हो गया तो असेट को कम कर दिया 6,000 रुपए से। टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, लायबिलिटी बढ़ गई तो आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम की लायबिलिटी बढ़ा दी 2,000 रुपए से। अब न्यू इक्वेशन फिर से चेक कर लेते हैं। कैश का बैलेंस हो जाएगा 62,000, बैंक बैलेंस सेम रहेगा 37,500, देन स्टॉक 8,000 रुपए और डेटर्स का बैलेंस 7,500। लायबिलिटी साइड 1,01,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो 93,000 ये कैपिटल है, 20,000 रुपए के क्रेडिटर्स और 2,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग सैलरी। यहां पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन। अब बात करते हैं 7th ट्रांजैक्शन की। देखिए 7th ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ₹5,000। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। रेंट ड्यू हुआ है पर मिला नहीं है। अब अगर मिला नहीं है तो क्या हमारी इनकम हो गई है क्या ड्यू बेसिस पे? बिल्कुल इनकम हमारी हो गई है ड्यू बेसिस पे। तो इसीलिए क्या हमको कैपिटल में ये फिगर ऐड कर देना चाहिए? क्या कैपिटल में ये फिगर ऐड कर देना चाहिए? यहां लिखेंगे रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड।
रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड में कैपिटल में ऐड कर दिए 5,000 रुपए। क्रेडिटर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कैश नो इफेक्ट, बैंक बैलेंस पे नो इफेक्ट, स्टॉक पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेटर्स पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमको अब ये समझना है कि 5,000 रुपए का अमाउंट ड्यू हो चुका है पर मिला नहीं है। जिस तरह से पिछले ट्रांजैक्शन में सैलरी ड्यू होके पे नहीं हुई थी तो अलग से एक हेड आ गया था आउटस्टैंडिंग सैलरी का कि ये पेमेंट हमको करना है, हमारे लिए लायबिलिटी है। वैसे ही यहाँ पे 5,000 रुपए का जो अमाउंट हमको नहीं मिला है वो पेमेंट हमें रिसीव करना है, राइट टू रिसीव है। तो एक अलग से असेट जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे एक नया असेट आ जाएगा अक्रूड रेंट, और अक्रूड रेंट में ऐड कर दिए जाएंगे 5,000 रुपए। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। देखिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि कहां प्रीपेड लिखते हैं, कहां आउटस्टैंडिंग लिखते हैं, कहां अक्रूड लिखते हैं, कहां एडवांस लिखते हैं। यहाँ पे रेंट अगर एडवांस में मिला होता तो वो रेंट हमारे लिए इनकम नहीं होती। यहाँ पे लिखा हुआ है रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, और अगर ड्यू हो गया है तो इनकम जनरेट हो गई है। और इनकम क्यों जनरेट हुई, एक्सपेंस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रेंट ड्यू हुआ है लेकिन रिसीव नहीं हुआ है। यहाँ पे लिखा होता अगर पे नहीं हुआ है तो वो खर्चा होता, रिसीव नहीं हुआ लिखा है मतलब ये इनकम है हमारी, इसीलिए हमने इनकम में ऐड कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जहां पे देखा रेंट तो सबसे पहले कैपिटल में ऐड करते हैं। कई बार देखिए सपोज लिखा हुआ है रेंट रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, तो क्या वो रेंट रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर जो है वो हमारी इनकम है क्या? वो हमारी इनकम नहीं है, तो उस फिगर को कैपिटल में ऐड नहीं करना चाहिए था। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर रेंट ड्यू हुआ है तो ही वो हमारी इनकम है। सिर्फ रेंट मिला है पर वो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है तो वो हमारी इनकम नहीं है। तो आपको ये चेक करना है, डायरेक्ट नहीं कि रेंट देखा और सीधे कैपिटल में ऐड कर दिया, या फिर रेंट देखा खर्चा दिख रहा है सीधे कैपिटल से माइनस कर दिया। हो सकता है वो खर्चा ना हो सकता है वो इनकम ना हो और कैपिटल में उसका एडजस्टमेंट ना हो। लेकिन यहाँ पे तो रेंट ड्यू हुआ है और रिसीव नहीं हुआ है तो इनकम तो है ही सही, तो कैपिटल में तो ऐड करेंगे ही करेंगे। और यहाँ पे अक्रूड रेंट नाम का एक नया असेट भी क्रिएट करेंगे। अब न्यू इक्वेशन फिर से, कैश का जो बैलेंस है वो तो सेम ही रहेगा 62,000, बैंक का बैलेंस भी सेम रहेगा 37,500, देन स्टॉक का बैलेंस 8,000 रुपए, डेटर्स का बैलेंस 7,500 और अक्रूड रेंट अलग से ऐड हो गया 5,000 रुपए। लायबिलिटी साइड 93 प्लस 5 98,000, देन क्रेडिटर्स का टोटल 20,000 रुपए और आउटस्टैंडिंग सैलरी का टोटल 2,000 रुपए। यहां पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन, अब लास्ट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने दो अच्छे ट्रांजैक्शंस देखे, सबसे अच्छे ट्रांजैक्शंस। पहला ट्रांजैक्शन वो था जो हमने गुड्स प्रॉफिट पे बेचे, थोड़ा पैसा मिला थोड़ा पैसा नहीं मिला, चार इफेक्ट्स थे, एक इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट, तीसरा इफेक्ट, चौथा इफेक्ट। अब इस ट्रांजैक्शन में भी चार इफेक्ट है। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स अकाउंट सेटल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। ये जो क्रेडिटर्स को पेमेंट करना बाकी था 20,000 रुपए, इनका अकाउंट हमने सेटल कर दिया है और सेटल किया है 20% के डिस्काउंट पे। और यहाँ पे अगर सेटलमेंट पे हमें कोई डिस्काउंट मिल रहा है तो वो ट्रेड डिस्काउंट नहीं हो सकता, वो कैश डिस्काउंट है, वो हमारा रियल बेनिफिट है। रियल बेनिफिट है तो वो कैपिटल में ऐड होना चाहिए। 20% के डिस्काउंट पे हमने क्रेडिटर्स को सेटल किया है और फिर लिखा हुआ है आधा पेमेंट हमने कैश में दिया है और आधा पेमेंट हमने चेक से दिया है। तो क्या 20,000 रुपए का आधा करना पड़ेगा क्या? अगर हमने 20,000 रुपए का आधा पेमेंट कैश में दिया और फिर 20,000 रुपए का आधा पेमेंट चेक से दिया तो कुल मिला के पूरे 20,000 चले जाएंगे ना, 10 यहां से और 10,000 रुपए बैंक से। लेकिन ऐसा करना नहीं है क्योंकि 20% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो सबसे पहले डिस्काउंट कैलकुलेट करना है और फिर पता लगाना है कि फाइनली हमने क्रेडिटर्स को पैसे दिए कितने। यहां पे 20,000 का पहले 20% करेंगे तो ये आ जाएगा 4,000।
अब समझिए मेरी बात को ध्यान से, 20,000 रुपए का पेमेंट हमको करना था, 20% का हमको डिस्काउंट मिल गया, और अगर 20% का डिस्काउंट मिल गया है मतलब कि हमने पूरे 20,000 रुपए नहीं दिए होंगे। 20% कैलकुलेट किया, 4,000 रुपए आया, 4,000 रुपए का डिस्काउंट मिला, मतलब कि हमने 16,000 रुपए का ही पेमेंट किया होगा। तो अब 16,000 रुपए का जो पेमेंट हमने किया है उसके लिए लिखा है कि आधा कैश में किया है, आधा चेक से किया है। अब देखा जाए तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमने कल से ही स्टार्ट किया है, तो हो सकता है ये ट्रांजैक्शन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन मेरे हिसाब से चूंकि जर्नल एंट्रीज हमारी बहुत स्ट्रांग है तो फिर ऐसे पॉइंट्स में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कैपिटल में भी अमाउंट यहाँ पे एडजस्ट होगा 4,000 रुपए, क्योंकि जो डिस्काउंट हमें मिला है वो हमारा रियल बेनिफिट है, वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। यहां लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट सेटल्ड। क्रेडिटर्स अकाउंट सेटल्ड में सबसे पहले ये जो क्रेडिटर्स नाम की लायबिलिटी है ये कितने रुपए से कम होगी, ये जीरो हो जाएगी, पूरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इनका अकाउंट जो है वो पूरी तरह से सेटल किया जा चुका है। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स में से माइनस करेंगे 20,000 रुपए, और 20,000 रुपए का पेमेंट तो हमने किया नहीं है, 4,000 रुपए का डिस्काउंट हमको मिला। ये डिस्काउंट हमारे लिए फायदा है, ये 4,000 रुपए यहाँ पे ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं 16,000 रुपए के पेमेंट की, क्योंकि 20,000 रुपए के बदले में पेमेंट हमने 16,000 का ही किया है। 8,000 रुपए कैश में पेमेंट किया है, और 8,000 रुपए का पेमेंट हमने किया है बैंक से। स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेटर्स पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अक्रूड रेंट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुल मिला के 4 जगह इफेक्ट आया। कैश 8,000 रुपए से कम हुआ, बैंक बैलेंस 8,000 रुपए से कम हुआ, कैपिटल जो है वो 4,000 रुपए से बढ़ गया, क्रेडिटर्स नाम की लायबिलिटी 10,000 रुपए से खत्म हो गई। तो ऐसा ये ट्रांजैक्शन देख के आप ये मत सोचिएगा कि जर्नल एंट्रीज में तो कभी भी हम इतने हाई लेवल के ट्रांजैक्शंस नहीं करते थे। इसकी जर्नल एंट्री सोचेंगे तो 4 जगह ही इफेक्ट आएगा। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने रुपए से, 20,000 रुपए से, टू कैश, टू बैंक, टू डिस्काउंट। एक ही जर्नल एंट्री में जब कंपाउंड ट्रांजैक्शंस करते थे तो मल्टीपल डेबिट्स होते थे, मल्टीपल क्रेडिट्स होते थे, तो ऐसे केस में 4-4 आइटम भी हुआ करते थे। तो ये उन्हीं में से एक एग्जांपल है। जर्नल एंट्री के एंगल से सोचेंगे तो बहुत इजी लगेगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, टू कैश, टू बैंक, टू डिस्काउंट। तो वही तो किया है, कैश कम कर दिया, बैंक कम कर दिया, इनकम बढ़ा दी, और क्रेडिटर्स का बैलेंस भी खत्म कर दिया। अब इसके बाद फाइनल इक्वेशन, क्योंकि ये लास्ट ट्रांजैक्शन है, टोटल कर लेते हैं। लिखेंगे यहां पे न्यू इक्वेशन। कैश का बैलेंस आ जाएगा 62 माइनस 8, 54,000। बैंक बैलेंस 37,500 माइनस 8,000, 29,500। स्टॉक का बैलेंस 8,000 रुपए, देन डेटर्स का बैलेंस 7,500, और अक्रूड रेंट आ जाएगा 5,000। ये असेट्स है। लायबिलिटी में 1,02,000 रुपए कैपिटल, क्रेडिटर्स का बैलेंस तो जीरो हो गया, और यहां पे आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपए की। अब फाइनल टोटल चेक कर लेते हैं। 54,000 प्लस 8,000, 62 प्लस 5, 67, 67 और 30, 97 और 7, 1,06,000 रुपए, और यहां का टोटल आ रहा है 1,04,000 रुपए। क्विकली चेक कर लेते हैं वापस। 54 प्लस 8 ये हो जाएगा 62,000, 67,000, 67, 97, 1,06,000 रुपए। अभी भी टोटल 1,06,000 आ रहा है, सॉरी 1,04,000 रुपए ही होगा। 54 प्लस 8 62, 62 प्लस 5 67, 67 प्लस 30 97 प्लस 7 1,04,000, और यहाँ पे भी 1,04,000। तो टोटल बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है। यहाँ लिखेंगे 1,04,000 रुपए असेट साइड का टोटल, और यहाँ पे भी आ जाएगा 1,04,000 रुपए लायबिलिटी साइड का टोटल। फॉर्मेट कर दिया क्लोज, और इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।
तो मेरे ख्याल से अकाउंटिंग इक्वेशन अब आपको समझ में आ रहा होगा। जिस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उससे भी कहीं ज्यादा लेवल के ट्रांजैक्शंस हम यहाँ पे देख रहे हैं। अगर ये ट्रांजैक्शंस आपसे बन जा रहे हैं तो एग्जाम का क्वेश्चन 100% बन जाएगा। खैर चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, फिर आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं। अब देखिए इन दो क्वेश्चंस के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन में होल्ड आपका अच्छा बन जाना चाहिए, क्योंकि दोनों क्वेश्चंस में टेक्निकल ट्रांजैक्शंस थे। कल वाली क्लास में तो हमने सिर्फ बेसिक डिस्कशन किया था, सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग क्या है, कैसे इसे प्रूफ करना है ये समझा था, लेकिन ट्रांजैक्शंस का लेवल क्या होता है ये आज हमको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उनकी प्रैक्टिस आप घर पे करेंगे तो आपको ये जो टॉपिक है वो इजी लगने लग जाएगा। और अगर आपको बिल्कुल भी लगे कि ये टॉपिक डिफिकल्ट है तो बुक के क्वेश्चंस देख लीजिएगा। हमने जिन लेवल के क्वेश्चंस किए हैं बुक में काफी इजी क्वेश्चंस गिवन है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आज वाली क्लास को यही कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।